नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज का क्लास हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आज लेंस सूत्र पढ़ना है हम सबों को। और आज जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पूरा खाली दिख रहा होगा, तो निश्चित रूप से आज पूरा जो ये फार्मूला होगा ये सब आप लोगों के सामने प्रूव किया जाएगा। हमने पहले से सोच रखा था, क्योंकि ये फार्मूला है, इसमें मैथमेटिकल बातें बहुत ज़्यादा होगी, मैथमेटिकल टर्म भी बहुत ज़्यादा आएंगे, इसलिए हमने सोचा कि आज आपके सामने ही सारा काम करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आप सभी लोग काइंडली अस्थिर से ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा सूत्र आपको यहीं पर याद हो जाएगा, कहीं हिलने डुलने की भी आवश्यकता नहीं होगी। बस थोड़ा थोड़ा इसमें मैथमेटिक्स के बेसिक नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए आपको। जैसे आपने सम्मुख कोण का नाम सुना होगा ज्योमेट्री में, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण का नाम सुने होंगे। फिर इस तरह से आप समकोण त्रिभुज के बारे में जानते होंगे, और कुछ बातें हैं जिस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए, चूंकि आज का क्लास वैसे भी लंबा होने वाला है, हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो आज का हेडिंग है, जो टॉपिक है आज का, लेंस सूत्र, अंग्रेजी में लेंस फार्मूला कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह सूत्र क्या है। तो आप याद कीजिए, गणित में भी आपने कई फार्मूले, कई सूत्र पढ़ रखे हैं। जैसे हम लोग पढ़ते थे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यह भी एक सूत्र है, यह भी एक फार्मूला है कि आयत का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो, तो अगर आपको सूत्र पता है तो आप आसानी से उस सूत्र के द्वारा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह से ये सूत्र या फार्मूला क्या करता है, जो बड़े बड़े काम होते हैं उसको सरल बना देते हैं, आसान बना देते हैं, और बहुत ही आसानी से बिना किसी ज़्यादा बड़ी परेशानी के वो काम आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसलिए हम सभी लोग इस बात को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। तो लेंस सूत्र पर जब आते हैं हम लोग, तो लेंस सूत्र की बात करेंगे कि आखिर यह लेंस सूत्र है क्या। तो इस पर थोड़ा सा आइए समझते हैं कि लेंस के सामने जब आप वस्तु रखे थे, आपको याद होगा उत्तल लेंस में टोटल 6 कंडीशन हुआ था प्रतिबिंब प्राप्त करने का, और अवतल लेंस में भी 2 कंडीशन हुआ था। तो लेंस के सामने जब वस्तु रखी गई थी अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग स्थितियों में, तो उनके प्रतिबिंब भी अलग अलग प्रकार के प्राप्त हुए थे। कहीं वास्तविक होता था, कहीं आभासी होता था, कहीं सीधा होता था, कहीं उल्टा होता था, कहीं अत्यंत छोटा प्रतिबिंब था, कहीं छोटा था, कहीं बराबर था, कहीं बड़ा था, कहीं बहुत बड़ा था। इस तरह से प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज, ये सब भिन्न भिन्न हो जाती थी वस्तुओं के स्थिति को चेंज करने से। तो आखिर ये जो लेंस सूत्र है, तो लेंस के सामने जो वस्तु रखते हैं हम लोग जितनी दूरी पर, उसको वस्तु की दूरी कहते हैं, उसको यू से सूचित किया जाता है, स्मॉल यू से। फिर लेंस से जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, उसको भी से सूचित किया जाता है, अंग्रेजी के छोटा भी से। और फोकस दूरी तो आप सभी जानते ही हैं, फोकस दूरी दरअसल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है उसी को फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेंस सूत्र के बारे में कि लेंस सूत्र वैसा सूत्र है जिसके द्वारा आप किसी लेंस के सामने जो वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु की दूरी u, जितना दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी v, और लेंस की फोकस दूरी f के बीच के संबंध को जिस सूत्र के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं, जिस सूत्र के द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं, उसी सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। एक लाइन यहाँ पर डेफिनेशन मैं लिख देता हूं कि लेंस सूत्र के बारे में, लेंस के सामने लेंस के सामने किसी वस्तु को रखने पर किसी वस्तु को रखने पर बनने वाले बनने वाले प्रतिबिंब बनने वाले प्रतिबिंब के लिए बनने
बनने वाले प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी भी वस्तु की दूरी u तथा लेंस की फोकस दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ के बीच के संबंध को बीच के संबंध को जिस सूत्र के द्वारा संबंध को जिस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है, जिस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे लेंस सूत्र कहते हैं। उसे लेंस सूत्र कहते हैं। गौर से देखेंगे सभी लोग, लेंस के सामने किसी वस्तु को रखने पर बनने वाले प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी भी, हमने पहले कहा कि प्रतिबिंब की जो दूरी होगी उसको स्मॉल v से सूचित करेंगे। वस्तु की दूरी u, वस्तु की जो दूरी होती है उसको u से सूचित करते हैं, स्मॉल u से, तथा लेंस की फोकस दूरी f के बीच के संबंध को जिस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे लेंस सूत्र कहते हैं। जिस तरह से लेंस सूत्र क्लियर हो गया, और लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र O से मापी जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है। इसके बारे में आपने पीछे पढ़ा है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशीय केंद्र जो होता है वह लेंस का मूल बिंदु होता है। तो ये लेंस सूत्र हो गया कि किसी भी लेंस में, उत्तल लेंस में भी इसको प्राप्त करेंगे हम लोग और अवतल लेंस में भी प्राप्त करेंगे। तो लेंस के सामने जितनी दूरी पर आप वस्तु रखते हैं, प्रकाशीय केंद्र से जितनी दूरी पर वस्तु रहती है उसको वस्तु की दूरी कहेंगे। वस्तु की दूरी को u से सूचित करेंगे। फिर प्रकाशीय केंद्र से जितना दूरी पर प्रतिबिंब बनता है उसको प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे, स्मॉल v से सूचित करेंगे। और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जितना दूरी पर मुख्य फोकस होता है उसको फोकस दूरी कहते हैं और उसको स्मॉल f से सूचित करेंगे। तो ये v हो गया प्रतिबिंब की दूरी, u हो गई वस्तु की दूरी और f हो गया लेंस की फोकस दूरी। इस तीनों के बीच जो रिलेशन है, तीनों के बीच जो संबंध है, उसको हम लोग जिस सूत्र के द्वारा, जिस फार्मूला के द्वारा, जिस व्यंजक के द्वारा दिखाते हैं उसी सूत्र को लेंस सूत्र या लेंस फार्मूला कहा जाता है। बस यही है लेंस सूत्र। अब आते हैं कि इसको प्राप्त कैसे करेंगे, इसका व्यंजक कैसे निकालेंगे हम लोग। तो चूंकि लेंस हम लोग दो प्रकार के पढ़े, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस, इसलिए इस लेंस सूत्र को बारी बारी से हम लोग उत्तल और अवतल दोनों लेंसों में प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले नंबर 1 शुरू करते हैं। किसमें? तो उत्तल लेंस में। नंबर 1 उत्तल लेंस में, मतलब ये जो लेंस सूत्र है इसको हम लोग किस में प्राप्त करने जा रहे हैं? उत्तल लेंस में प्राप्त करने जा रहे हैं। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, आप सभी लोग ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लेंस बनाएंगे। और आपको हमने कहा था कि लेंस कैसे बनेगा, तो उसके लिए आपको स्केल का उपयोग करना है। स्केल आप सभी के पास होगा, स्केल और पेंसिल की सहायता से ही सभी लोग लेंस बनाएंगे।
थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि सब चीज़ साफ साफ दिखे, क्लियर दिखे। और उत्तल लेंस जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो आपको याद होगा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब प्राप्त करने के टोटल 6 कंडीशन थे। इस 6 कंडीशन में से इस तरह से पहले एक सरल रेखा ऊपर से नीचे खींच दिए और फिर इसमें अपवर्तक सतह देंगे। यहाँ से देख लीजिए, आप अपने सुविधा अनुसार बड़ा छोटा बना सकते हैं, लेकिन जब आप बड़ा लेंस बनाते हैं तो क्या होता है, समझने में विषय वस्तु को सुविधा होती है। फिर इधर भी एक अपवर्तक सतह खींच देना है। यह हो गया उत्तल लेंस। अब इस उत्तल लेंस का देखेंगे, ये जो बीच वाला भाग है इसका कहीं न कहीं मध्य बिंदु होगा, तो अनुमान से हम लोग यहाँ मध्य बिंदु दे देते हैं और उस मध्य बिंदु पर प्रधान अक्ष खींच देते हैं। आप भी स्केल की सहायता से एक लंबा प्रधान अक्ष खींचना है, देख लीजिए। एक लंबा प्रधान अक्ष खींच दिए। हो गया। इसी प्रधान अक्ष पर हम लोगों को वस्तु रखना है कहाँ, जो दूसरा कंडीशन आप पढ़े थे याद कीजिए। तो दूसरी स्थिति में वस्तु रखी गई थी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। यहाँ एक वस्तु हम लोग रख रहे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। दूसरे कंडीशन में जब आप वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे थे, तो याद कीजिए जो प्रतिबिंब बना था आपको वो वास्तविक था, उल्टा था, वस्तु से छोटा था और लेंस के दूसरी ओर वह प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। आपको हमने पहले कहा था कि ये जो 6 कंडीशन है, ये 6 कंडीशन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है उत्तल लेंस का, इसलिए आप इन सभी कंडीशन को ठीक से याद कर लेंगे। और बार बार जब आप डायग्राम बनाएंगे, ये हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। डायग्राम हमेशा ध्यान रखना है सबको कि क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अब देखिए, हमने 2 किरण गुजारा है। एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर ले गए, जो दूसरी ओर यहाँ फोकस से होकर लौट रही है, देख पा रहे होंगे आप सभी। और दूसरी किरण यह प्रकाशीय केंद्र O से जा रही है। यहाँ पर हमारा प्रकाशीय केंद्र O है और यह किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल रही है और दोनों किरणें जहाँ पर मिल रही है इस बिंदु पर, इस बिंदु को अगर हम लोग प्रधान अक्ष से मिला देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। यही हमारा प्रतिबिंब हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग वस्तु को कहाँ रखे हैं, यहाँ आपका C1 है वक्रता केंद्र, यहाँ F1 है फोकस, O हो गया प्रकाशीय केंद्र, फिर यहाँ हो जाएगा F2 और यहाँ हो जाएगा C2। हो गया। और देखिए ये जो लेंस है इसको हम लोग मान लेते हैं M, ये बिंदु M और फिर यहाँ पर M डैश। आप कुछ भी मान सकते हैं। तो एक बार हम डायग्राम को क्लियर करेंगे
कि डायग्राम में हम लोग क्या सब लिखे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, सुनिए कि इस यहाँ कुछ भाषा लिखना पड़ेगा। क्या हमने बनाया है डायग्राम में कि थोड़ा सा वस्तु को भी इंडिकेट कर दीजिए। यह वस्तु जो है ए हो गया और यहाँ पर बी हो गया। फिर इसका चूंकि उल्टा प्रतिबिंब है, देखिए ए है, नीचे की तरफ तीर के पास बी है, यहाँ भी तीर नीचे आ गया, तो यहाँ पर दे देंगे बी, ऊपर में छोटा सा डैश, यहाँ दे देंगे ए, ऊपर में छोटा सा डैश, तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हो गया। क्योंकि ए बी वस्तु का ही प्रतिबिंब यहाँ बना है, इसलिए उसको ए डैश बी डैश से सूचित कर रहे हैं। ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, समय लंबा खींचा जा रहा है। माना कि एम एम डैश एक उत्तल लेंस है, जो लेंस आपके सामने बना हुआ है उसी के बारे में हम वर्णन करने जा रहे हैं। माना कि एम एम डैश एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र O, फोकस F1 F2, दो फोकस होते हैं लेंस में, और वक्रता केंद्र C1 C2 है। ये बात आप चित्र में पहले से भी देखे होंगे, जानते हैं। लेंस के सामने, अब लेंस के सामने या लेंस के बाईं ओर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत इधर नहीं, कुछ तो अनंत है, और यहाँ C1 वक्रता केंद्र है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु AB रखी गई है, जिसका AB जैसे वस्तु रखते हैं तो देखिए एक किरण समांतर आई है जो दूसरी ओर अपवर्तन के बाद फोकस से निकल गई, दूसरी किरण वस्तु पर से प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, और दोनों किरणें यहाँ पर वास्तव में मिल रही है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और जितना भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है वह उल्टा भी होता है। और देख लीजिए, ये वस्तु का साइज है और ये प्रतिबिंब का साइज है, कि वस्तु के साइज से प्रतिबिंब का साइज छोटा है। हमने आपको कहा भी था जब आप लेंस में दूसरा कंडीशन पढ़ रहे थे तो वहां पर वस्तु से प्रतिबिंब का आकार छोटा हुआ था। तो यहाँ जो अभी हम लोग भाषा लिखेंगे, मैं एक बार फिर से सुना देता हूँ, फिर उसके बाद लिखना शुरू कर देंगे हम लोग। कि माना कि एम एम डैश एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र O, फोकस F1 F2 और वक्रता केंद्र C1 C2 है। लेंस के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु AB रखी गई है। देख रहे हैं AB वस्तु है जिसका वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक कहेंगे तो उल्टा भी कहेंगे, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में, ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। इतना चीज आपको लिखना है भाषा के रूप में। जैसे आप मैथ में थ्योरम प्रूव्ड करते होंगे, थ्योरम को प्राप्त करते होंगे, तो वहां भी जो आपने चित्र बनाया होगा, जो रचना बनाई होगी उसमें अलग से, तो उन सभी बातों को हम लोग शुरू में लिख देते हैं कि माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज में, इसमें ये कोण इतना है, भुजा इतनी है, फिर उसमें क्या करना पड़ा, कहीं लंब डालना पड़ा, कहीं समद्विभाजित करना पड़ा, किसी रेखा को बढ़ाना पड़ा, किसी कोण को समद्विभाजित करना पड़ा, ये सभी चीज मेंटेन करते हैं, उसमें मेंशन करते हैं। तो ध्यान रखना, उसी तरह से जो चीज यहाँ डायग्राम में बनाया गया है उसी को हम लोग यहाँ लिखने जा रहे हैं भाषा में। आइए देखिए क्या लिखेंगे। माना कि एम एम डैश एक उत्तल लेंस है, एम एम डैश एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र, जिसका प्रकाशीय केंद्र O, प्रकाशीय केंद्र O, फोकस F1 F2 तथा वक्रता केंद्र C1 C2 है। देखिए ये चीज जो डायग्राम आपने बनाया उसी से हम लिखे हैं। माना कि एम एम डैश एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र O, फोकस F1 F2 तथा वक्रता केंद्र C1 C2 है। लेंस के सामने, अब थोड़ा सा प्रतिबिंब और वस्तु की चर्चा कर लेते हैं। लेंस के
सामने अनंत और लेंस के सामने अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, रखी गई है, जिसका वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश के रूप में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, मुख्य फोकस कर दीजिए, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वक्रता केंद्र के बीच बनता है या प्राप्त होता है, बीच बनता है। हो गया। आइए देखिए, जो चीज हम लोग भाषा के रूप में पहले से लिखे थे उसी को यहाँ, मतलब जो डायग्राम बना हुआ है उसी को भाषा के रूप में लिख रहे हैं। तो ये जो इतनी लंबी भाषा आपने लिखा, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है, आपको बार बार इस डायग्राम को देखना है और डायग्राम को देख करके तब इस भाषा को पढ़ना है। 2 बार 3 बार आप पढ़ लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। वैसे पहले भी आप ये डायग्राम बनाए थे, तो डायग्राम खाली उसमें वस्तु का नामकरण नहीं किया गया था, यहाँ ए बी और ए डैश बी डैश वस्तु को नामांकित कर दिए हैं और लेंस का भी नामकरण एम एम डैश के रूप में कर दिए हैं। इसलिए यहाँ कोई ऐसा नहीं, कुछ नई बात है, आप पहले से भी इसको जानते हैं। तो जो चीज़ भाषा के रूप में लिखा गया है वह सब डायग्राम में पहले से मौजूद है। अब हम लोग आते हैं अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए, त्रिभुज बी ए ओ, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज बी ए ओ तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश ओ, त्रिभुज बी डैश ए डैश ओ में। अब इसको प्राप्त करने के लिए, इस सूत्र को, इस व्यंजक को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी गणितीय गणनाएं करनी पड़ेगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होगी। तो हमने आपको देखिए क्या क्या लिया है, त्रिभुज बी ए ओ, ध्यान से देखिए, बी ए ओ दिख रहा होगा, ये बी ए ओ, और दूसरा त्रिभुज का सेट है बी डैश ए डैश ओ, बी डैश ए डैश ओ। ध्यान से आप देखेंगे, यह जो वस्तु है, जैसे हम लोग दर्पण के सामने खड़े होते हैं, लेंस के सामने खड़े होते हैं तो सीधा खड़ा रहते हैं। वस्तु को भी जब भी दर्पण या लेंस के प्रधान अक्ष पर रखी जाती है तो लंबवत रखी जाती है, और दिख भी रहा होगा यह जो ए बी है इस प्रधान अक्ष पर लंबवत है।
और जब लंबवत है तो आपको क्लियर हो पा रहा होगा यह कोण जो होगा वह 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा, लंबवत खड़ा है। और जब आप लंबवत खड़े रहेंगे दर्पण के सामने तो क्या आपका प्रतिबिंब झुक जाएगा? कभी नहीं होगा, आपका प्रतिबिंब भी हमेशा लंबवत ही रहेगा। तो जब वस्तु लंबवत तो यह प्रतिबिंब भी यहाँ लंबवत होगा, इसका मतलब यह कोण भी 90 डिग्री का होगा। आइए नोट कर लेते हैं, इस त्रिभुज में यह कोण 90 डिग्री और ये त्रिभुज देखिए बी डैश ए डैश ओ जो एक त्रिभुज है, बीच में क्या है नहीं है उन सभी बातों को अभी भूल जाना हम लोगों को। तो इसमें भी ये ए डैश वाला जो कोण है वह समकोण होगा। तो इसको नोट करते हैं हम लोग, कोण बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर कोण बी डैश ए डैश ओ, और बराबर इसलिए है क्योंकि दोनों कोण समकोण है, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों कोण क्या है? बराबर है। अब देखिए यह एक सीधी रेखा है प्रधान अक्ष, उसको यह एक किरण जो है तिरछी रेखा काट रही है। जब काट रही है तो इस कोण को आप देखिए, ये कोण यहाँ से यहाँ का कोण और यहाँ से यहाँ का कोण, ये दोनों सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण होगा, जिसके कारण ये दोनों कोण बराबर होगा। इसको ऐसे समझिए, एक सरल रेखा और एक ऐसे वक्र रेखा, तिरछी रेखा, वक्र नहीं तिरछी रेखा। तो यह कोण और यह कोण क्या होगा? सम्मुख कोण होगा या शीर्षाभिमुख कोण होगा। वही बात है यहाँ पर, यह देखिए प्रधान अक्ष गई है और यह जो प्रधान अक्ष गई है, यह प्रधान अक्ष क्या कर रहा है? इस कोण, ये कोण और ये कोण, जब ये किरण इधर से आती है तो इस प्रधान अक्ष को काटती है, तो यह कोण और यह कोण दोनों क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण हो जाएगा या शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, जिसके कारण दोनों कोण बराबर हो जाएगा। यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इस कोण को हम लोग कह सकते हैं ए ओ बी, ए ओ बी यह कोण हो गया, और इसको कहेंगे ए डैश ओ बी डैश। इस दोनों को बराबर कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश, कोण ए डैश ओ बी डैश इसलिए बराबर है क्योंकि ये सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण है, या इसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा विज्ञान से हट करके कंप्लीट मैथ की बात कर रहा हूँ। 9th क्लास में बहुत लोग सर्वांगसम त्रिभुज पढ़े होंगे, और याद कीजिए जहाँ आप सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ते थे वहाँ आपने पढ़ा था कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगे और संगत कोण बराबर होंगे। सर्वांगसम का यहाँ मतलब यह होता है कि एक त्रिभुज पर अगर दूसरे त्रिभुज को आप रख दें तो वो पूरा पूरा एक दूसरे को ढक लेगा, कवर कर लेगा। जैसे सोचिए कि अगर आपके पास है समान साइज का या एक ही वर्ष में बना हुआ दो एक रुपया का सिक्का है। एक रुपया का सिक्का भिन्न भिन्न होता है, कोई बहुत पुराना है तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, नए वाले का साइज छोटा होता है। तो अगर एक ही साइज का एक ही मॉडल का बना हुआ एक रुपया का दो सिक्का है, तो आप दोनों सिक्के को अगर नीचे ऊपर कर देते हैं तो ऊपर वाला सिक्का नीचे वाले सिक्के को ढक लेता है, या फिर उल्टा देते हैं तो फिर नीचे वाला सिक्का ऊपर आ जाता है और ऊपर का सिक्का नीचे जाता है, तो दोनों सिक्का एक दूसरे को ढक लेता है, कवर कर लेता है। तो इस तरह की दोनों आकृति जिसके सभी अंग समान हो, नाम है सर्व अंग सम, सर्वांगसम। तो इसको हम लोग सर्वांगसम कहते थे। और सर्वांगसमता के कई नियमों को RHS सर्वांगसमता, SSS सर्वांगसमता, SAS सर्वांगसमता, ये सभी नियम आप मैथ में 9th क्लास में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उससे हट करके उस सर्वांगसमता के ज्ञान का ही उपयोग करके हम एक दूसरे चीज पर आते हैं। तो सोचिए कि एक रुपया का दो सिक्का, लेकिन एक बहुत पहले का सिक्का 1990 का सिक्का, 1995 का सिक्का, और एक 2016 2017 का सिक्का, 18 का सिक्का। तो आप देखे होंगे नया सिक्का भी एक रुपया का होगा, पुराना सिक्का भी होगा, दोनों वृत्ताकार है, लेकिन दोनों एक दूसरे को ढक नहीं पाता है, क्योंकि पहले सिक्के का साइज बड़ा होता था, अब जो सिक्के आए हैं उनका साइज धीरे धीरे छोटा हो गया है। कीमत उतना ही है, वैल्यू उतना ही है, लेकिन साइज उसका क्या हुआ है? घट गया है, छोटा हो गया है।
तो अगर आप क्या करते हैं, पुराने सिक्के को नए सिक्के पर रख देंगे तो नया सिक्का चूंकि छोटा है तो नया सिक्का को तो पुराना सिक्का ढक लेगा, लेकिन पुराने सिक्के को नीचे रखकर नए सिक्के को ऊपर रखेंगे तो नया सिक्का पुराने सिक्के को नहीं ढक पाएगा, क्योंकि दोनों का रूप तो समान है, दोनों वृत्ताकार है, लेकिन साइज समान नहीं है। अगर रूप और साइज दोनों समान हो जाता है, मतलब आकार और स्वरूप दोनों अगर समान हो जाए, शेप एंड साइज दोनों अगर समान हो जाए, तब तो उसको हम लोग सर्वांगसम कहेंगे। लेकिन केवल शेप समान होगा कि दोनों वृत्ताकार होगा, दोनों त्रिभुजाकार होगा, दोनों आकृतियां आयताकार या समचतुर्भुजाकार या वर्गाकार हो जाएगा, तो उसका केवल रूप समान है, लेकिन जो साइज है वह समान नहीं है। तो वैसे आकृति को हम लोग कहते हैं समरूप आकृति। थोड़ा सा मैं यहाँ समरूपता के बारे में आपको बताऊंगा। वैसे 10th के मैथमेटिक्स में विस्तार से समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल एक चैप्टर ही है पढ़ने के लिए, वहां जब पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा ये चीज। अभी तत्काल याद कीजिए कि देख लीजिए हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज यह है ABC और दूसरा समकोण त्रिभुज यहाँ फिर हमारे पास है DE और F। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो दोनों समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं उसमें यह कोण 90 डिग्री, इसका यह कोण 90 डिग्री। अब देखिए क्या आपको लग रहा है कि इस त्रिभुज को अगर उठाकर इस पर रख देंगे तो यह तो पूरा पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन इस त्रिभुज को अगर उठाकर इस पर रखेंगे तो यह पूरा पूरा नहीं ढकाएगा। इसका मतलब दोनों सर्वांगसम नहीं है, लेकिन रूप तो दोनों का समान है। यह भी समकोण त्रिभुज है, यह भी समकोण त्रिभुज है, तो इस तरह की आकृति को ही समरूप कहते हैं। सम मतलब समान, रूप तो समझिए रूप उसका शेप केवल समान है, साइज जो माप है वो समान नहीं है, मेजरमेंट भुजाओं की या कोण के वो बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सर्वांगसम नहीं कह करके इसको क्या कहेंगे, इसको समरूप कहेंगे। तो ये दोनों समरूप त्रिभुज है। और जैसे आपने 9th में सर्वांगसमता के कई कथनों को जाना होगा, कई कंडीशन को समझा होगा, उसी तरह से यहाँ पर 9th क्लास में जो आप समरूप सर्वांगसमता पढ़े थे, तो 10th क्लास में जब आप पढ़ेंगे समरूपता के बारे में, तो आपको याद रखना है एक समरूपता होता है जिसको हम लोग कोण कोण समरूपता कहते हैं। ए समरूपता, ये हो गया एंगल। ये एंगल समरूपता दरअसल क्या है कि दो त्रिभुज होगा, देख रहे हैं, और दोनों का एक कोण तो यह समकोण है। अब अगर एक कोण मान लीजिए यह कोण अगर इस कोण के बराबर हो गया, तो देखिए दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज का दो दो कोण बराबर हो गया, मतलब बी वाला जो कोण है वह ई वाले के बराबर हो जाएगा और सी वाला कोण एफ वाले के बराबर हो जाए, या सी वाला नहीं है तो ए वाला कोण डी वाले के बराबर हो जाए। कोई भी दो संगत कोण अगर बराबर हो जाते हैं, दो त्रिभुज लेंगे, अभी आप एकदम संक्षेप में समझिए, आप मैथ में इसको विस्तार से पढ़िएगा कि दो त्रिभुज होगा, दोनों त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हो जाएंगे। पहले त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएंगे, दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। तो समरूप का जो संकेत होता है वह इस तरह का संकेत होता है, इसको समरूप पढ़ते हैं आप 9th क्लास में। इस तरह से बराबर के चिन्ह के ऊपर ये संकेत, ये सर्वांगसम का चिन्ह था, याद कीजिए। सर्वांगसम मतलब सब चीज बराबर, पूरा पूरा भुजा बराबर, पूरा पूरा कोण बराबर, लेकिन यहाँ केवल रूप समान है। यह भी समकोण त्रिभुज, यह भी समकोण त्रिभुज, माप समान नहीं है, मेजरमेंट समान नहीं है, भुजाओं की लंबाई समान नहीं है, कोण समान होंगे कि नहीं होंगे, सभी कोण ये भी बराबर नहीं है। केवल इतना याद रखना है कि समरूप का मतलब खाली रूप समान होना चाहिए, शेप समान होना चाहिए, साइज की यहाँ चर्चा नहीं की गई है। तो जैसे दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। और संगत कोण का मतलब ये बी वाला कोण जो है ई वाले के बराबर होगा और सी वाला कोण एफ वाले के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक लाइन में जो बातें क्लियर हुई, आपको याद रखना है कि दो त्रिभुज रहेगा, दोनों के दो दो कोण बराबर होंगे, दोनों के दो दो कोण बराबर होंगे, तो वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। और जैसे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो फिर उन समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हम सबों को याद रखना है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बराबर नहीं होगी, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। भुजाओं के अनुपात का मतलब, जब समकोण त्रिभुज है इसमें हर एक भुजा का अलग अलग नाम है। यह जो AB है यह लंब है,
इसका लंब डीई हो जाएगा। फिर इसमें बीसी आधार है तो इसका आधार ईएफ हो जाएगा। इसमें एसी कर्ण है तो इसका कर्ण डीएफ हो जाएगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने का मतलब, जैसे इस पहले त्रिभुज का लंब ए बी अब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब क्या होगा डीई, यह बराबर होगा पहले त्रिभुज के आधार बीसी और दूसरे त्रिभुज के आधार ईएफ, बराबर होगा पहले त्रिभुज का कर्ण एसी और दूसरे त्रिभुज का कर्ण डीएफ। इस तरह से आप देख रहे हैं, मैं भुजा बराबर नहीं कह रहा हूं कि ए बी जो है डी के बराबर है, ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ मैथ से दो चीज याद रखना है कि दो त्रिभुज होंगे, उसके दो दो कोण बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। बस याद रखना, दो त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज रहेगा उसके दो दो कोण बराबर होंगे, मतलब पहले त्रिभुज के दो कोण और दूसरे त्रिभुज के दो कोण आपस में अगर बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और समरूपता के इस कथन को, समरूपता के इस नियम को एंगल एंगल समरूपता या कोण कोण समरूपता कहते हैं। एक बात क्लियर हो गया। अब जैसे दो त्रिभुज समरूप होगा तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, अनुपात बराबर होगा। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात मतलब पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, संगत भुजा मतलब लंब का लंब के साथ अनुपात, आधार का आधार के साथ अनुपात और कर्ण का कर्ण के साथ अनुपात। इसलिए यहाँ लिखे हैं ए बी बटे डी, ए बी हो गया पहले त्रिभुज का लंब बटे डी हो गया दूसरे त्रिभुज का लंब, तो संगत भुजा का अनुपात हुआ। फिर देखिए दूसरे त्रिभुज का आधार बीसी और दूसरे पहले त्रिभुज का आधार बीसी और दूसरे का आधार ईएफ, तो बीसी बटे ईएफ। फिर इधर देखिए एसी बटे डीएफ, एसी हो गया पहले त्रिभुज का कर्ण और डीएफ हो गया दूसरे त्रिभुज का कर्ण। इस तरह से लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, कर्ण बटे कर्ण, और ये जो अनुपात है संगत भुजाओं का ये आपस में बराबर होंगे। इसलिए लिखे हैं ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। ये बात ही, बस इतना ही चीज आपको याद रखना है तो निश्चित रूप से ये पूरा सूत्र आपको समझ में आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं कि ये जो त्रिभुज आप लिए थे बी ए ओ और बी डैश ए डैश ओ, इसमें दो दो कोण क्या हुआ है बराबर हो गया है। जैसे दो दो कोण बराबर हुआ तो त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज बी ए ओ समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश ओ, यह कैसे समरूप हुआ तो कोण कोण समरूपता से, ए समरूपता से। ये कौन कौन समरूपता से, ये दो त्रिभुज जो लिए थे उसमें ये देखिए एक एक कोण तो 90 डिग्री का है और एक एक कोण दोनों के सम्मुख कोण होने के कारण बराबर है। जैसे दो दो कोण बराबर हुआ तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, और समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। आइए देखते हैं फिर यहाँ पर, इसमें देखिए आप यह जो त्रिभुज लिए थे बी ए ओ, देख रहे हैं ये बी ए ओ, इसमें लंब है ए बी, क्या है लंब ए बी, और दूसरा त्रिभुज जो लिए थे बी डैश ए डैश ओ, बी डैश ए डैश ओ, इसमें लंब है ये ए डैश बी डैश। तो लंब बटे लंब अभी हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ कहेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश, यह बराबर होगा आधार बटे आधार, तो इसका आधार हो जाएगा ओ ए, क्या हो जाएगा आधार ओ ए, इस त्रिभुज का आधार। ये जो बी ए ओ है इसका आधार हो गया यहाँ ओ से लेकर के या ए से ओ, क्योंकि लेंस में सभी दूरियां ओ से मापी जाती है इसलिए यहाँ हम लोग ओ से दूरी ले रहे हैं, ओ से लेकर ए की दूरी, और फिर इसका आधार हो जाएगा ओ से लेकर के ए डैश, तो ओ ए बटे ओ ए डैश हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः आते हैं दूसरे त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज देखिए एम ओ एफ टू, गौर से चित्र देखेंगे एम ओ एफ टू तथा त्रिभुज एम ओ एफ टू तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ टू, त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ टू में
एक बार गौर से इधर ध्यान देंगे, इसको देखेंगे क्या लिखे हैं, MOF2, MOF2। यहाँ एक त्रिभुज है MOF2 दिख रहा होगा आपको, और दूसरा छोटा सा त्रिभुज B'(A'(F2), B'(A'(F2), ये देख रहे हैं B'(A'(F2)। ये जो दो त्रिभुज है इस दोनों में देखिए क्या है कि फिर देखिए यह कोण समकोण होगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, और यह कोण तो पहले से समकोण है, क्योंकि इस तरह से लेंस का यह प्रधान अक्ष है, ये मध्य वाली रेखा जो गई है तो यह कोण समकोण हो जाएगा। वही कह रहे हैं ये कोण समकोण हो गया, इधर ये कोण समकोण हो गया। फिर यह कोण और यह कोण, गौर से देखिए, यह कोण और यह कोण फिर सम्मुख कोण हो जाएगा, क्योंकि इस प्रधान अक्ष को यह किरण काट रही है, तो यह कोण और यह कोण फिर बराबर हो जाएगा। तो जैसे दो दो कोण बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज फिर समरूप हो जाएगा। तो इस कोण को लिख सकते हैं MOF2 और इसको लिखेंगे B'(A'(F2। इस दोनों त्रिभुज में क्या होगा, कोण MOF2 बराबर कोण B'(A'(F2। यह बराबर इसलिए है क्योंकि इसका मान 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। फिर देखिए कोण जो सम्मुख कोण हुआ है हम लोगों का, तो सम्मुख कोण है OF2M, OF2M, और फिर A'(F2B') कौन हो गया, A'(F2B'। ये दोनों इसलिए बराबर है क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है। अब जैसे देखिए दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। आइए यहाँ दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज MOF2 समरूप त्रिभुज B'(A'(F2, समरूप त्रिभुज B'(A'(F2, यह भी AA समरूपता से, AA समरूपता से। अब देखिए जैसे ये समरूप हो गया तो फिर संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो जो यह त्रिभुज आप लिए थे MOF2, तो इसका जो लंब होगा OM होगा और इसका लंब A'(B') होगा। तो यहाँ कह सकते हैं इसलिए OM/A'(B') बराबर इसका जो आधार होगा ये OF2 होगा और इसका आधार A'(F2 होगा। तो यह हो गया OF2/A'(F2, समीकरण 2। अब यहाँ फिर एक बात और हम लोगों को जानना है, ये जो दो समीकरण प्राप्त हुआ है इसको आप चित्र देखेंगे बढ़िया से, और चित्र देख देख करके एक एक लाइन को समझ समझ के बढ़ेंगे। अगर हम इस लाइन को नहीं समझे कि ये दो कोण 90 डिग्री कैसे हुआ, इस लाइन को तो देखना ही नहीं है, पहले उसको समझिए, क्लियर कीजिए, तब आप नीचे बढ़िए। थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे का प्रैक्टिस करना पड़े हम लोगों को, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं, देखिए एक और बात है, इस तरह से दो रेखाएं क्या हो, समांतर हो और उसके बीच कई लंब खींचे गए हों। ये लंब जो खींचे जाएंगे ये सभी लंबों की लंबाई क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी। वही बात यहाँ है, यह जो प्रधान अक्ष देख रहे हैं आप, ये प्रधान अक्ष है और इधर से देखिए यह किरण इस प्रधान अक्ष के समांतर आई है। इस तरह इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, प्रधान अक्ष के समांतर है ये किरण BM, और इस BM और ये जो प्रधान अक्ष है इसके बीच में यह AB भी लंब के रूप में खड़ी है वस्तु, और ये OM भी लंब के रूप में है। इसका मतलब इस OM की लंबाई, देखने से भी लग रहा होगा, यह जो OM है इस OM की लंबाई इस AB के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं
चूंकि क्या लिखेंगे कि प्रधान अक्ष और किरण bm, प्रधान अक्ष और किरण bm क्या है, समांतर हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, यह जो OM है यह बराबर हो जाएगा AB का। यह OM किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा इसको। अब देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में OM का मान रखने पर, समीकरण 2 यहां देख रहे हैं, इसमें OM है, OM की जगह क्या रख देना है, AB, बाकी सबको सेम लिख देना है। तो देखिए OM की जगह लिख देते हैं क्या, AB बटे में क्या है, A डैश B डैश बराबर OF2 बटे A डैश F2। यह समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 3 से देखिए, अब एक को देखिए, एक के LHS में AB बटे A डैश B डैश और 3 के LHS में भी AB बटे A डैश B डैश। दो समीकरण है, दोनों का LHS, दोनों का बायां भाग क्या है, बराबर है। जब दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो इसका RHS ये OA बटे OA डैश बराबर हो जाएगा इसका RHS OF2 बटे A डैश F। तो वही लिखना है, 1 तथा 3 से क्या प्राप्त होता है, OA बटे OA डैश बराबर OF2 बटे A डैश F2 हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए OA बटे OA डैश बराबर OF2 क्या प्राप्त किए हम लोग, OA बटे OA डैश बराबर हो गया OF2 बटे A डैश F2। हम लोग पहले चर्चा किए थे कि लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र O से मापी जाती है। और देखिए यहाँ OA में O लगा हुआ है प्रकाशीय केंद्र, OA डैश में भी O लगा हुआ है प्रकाशीय केंद्र, OF2 में भी O लगा हुआ है प्रकाशीय केंद्र। केवल एक पद ऐसा है ये A डैश F2 जिसमें O नहीं है। अब यहाँ चित्र में हम लोग खोजते हैं ये A डैश F2 कहाँ है। गौर से देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पर आपका O है, ये यहाँ पर आपका F2 है और यहाँ पर आपका A डैश है। ठीक है, इसी दूरी का मान निकालना है। ये जो A डैश F2 है, इस दूरी का मान हम लोगों को O के सापेक्ष निकालना है, O के साथ निकालना है। इसको O के साथ कैसे निकालेंगे हम लोग, तो कह सकते हैं ये जो पूरी दूरी होगी OA डैश, OA डैश देख रहे हैं यहाँ से यहाँ की दूरी OA डैश, इस OA डैश में से चूंकि हम लोगों को इतना ठोका ही मान लेना है A डैश F2 का, तो बाकी जो भाग बच गया OF2, अगर इसको छांट देते हैं OF2, देखिए वही काम कर रहे हैं। OA डैश, O से लेके A डैश के बीच की दूरी OA डैश हो गया। इस OA डैश में से इधर का भाग जो OF2 है ये हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो छांट दीजिए। तो OF2 जब छट जाएगा ये A डैश F2 बच जाएगा। वही चीज लिखे हैं OA डैश, OA डैश ये पूरी दूरी, अब माइनस OF2, ये दूरी छांट देते हैं OF2,
तो बच जाएगा a डैश f2, इस भाग का मान निकल जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो समझने में तो सोचिए ये दूरी है 10 सेंटीमीटर की, ये दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, बीच में यही दूरी है 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब O से लेकर के A डैश के बीच की दूरी कितना हो गया 10, अब माइनस O से F2 के बीच की दूरी कितना हो गया 4, तो 10 में से 4 गया 6, इसका मतलब यही जो A डैश F2 है यह हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी दोनों के मिलने से तो ये पूरी दूरी बनी है। तो कहने का यहाँ मतलब मेरा ये था कि जो A डैश F2 है उसको कह सकते हैं OA डैश माइनस OF2, तो इसको लिख देते हैं क्या OA डैश माइनस OF2। ध्यान दीजिएगा यही एक पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो A डैश F2 यहाँ आया समीकरण में, इस A डैश F2 को लिखे हैं OA डैश, तो O से चले जाइए यहाँ A डैश पर इस दूरी को, और उसमें से घटाना है, माइनस है ना OF2, O में OF2 को माइनस कर दीजिएगा, इस OA डैश जो पूरी लंबाई है इसमें से जब ये OF2 हम लोग छांट देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये A डैश F2 बच जाएगा। तो इसलिए इस A डैश F2 को हम लोग लिखते हैं OA डैश माइनस OF2। अब आइए जो चिन्ह परिपाटी आप पढ़े थे उसका थोड़ा सा उपयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार नई कार्तीय थोड़ा सा जगह भी कम पड़ रहा है, के अनुसार प्रत्येक का मान रखने पर, बस अब प्रत्येक का मान रखना है और सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिए किसका किसका मान रखना है, OA, O क्या है प्रकाशीय केंद्र, और A पर क्या रखे थे वस्तु, तो प्रकाशीय केंद्र से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उसको हम लोग वस्तु की दूरी कहते हैं। यह यहाँ देख रहे हैं कि O से A जो है ये बाएं तरफ है, बाएं दिशा में है, तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। हम लोग चिन्ह परिपाटी में पढ़े भी थे कि वस्तु की दूरी U जो होती है वो हमेशा माइनस में होता है, तो OA की जगह दे देंगे माइनस U, ये जो OA है इसके जगह पर माइनस U, बटे में आएंगे OA डैश, OA डैश, O हो गया प्रकाशीय केंद्र, A डैश पर आपका प्रतिबिंब बना है यहाँ पर, तो प्रकाशीय केंद्र से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको हम लोग प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, V से सूचित करते हैं, और चूंकि इस मूल बिंदु से दाएं तरफ है OA डैश की दूरी, यह जो दूरी है यह दाएं तरफ है, और हम लोग पढ़े थे मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है, तो यहाँ OA डैश के जगह पर हम लोग V रख देंगे, ये V हो गया प्रतिबिंब की दूरी, बराबर OF2, समीकरण में क्या है OF2, O हो गया आपको क्या प्रकाशीय केंद्र, F2 पर फोकस, तो प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहे थे, स्मॉल f से सूचित किए थे, और आपको यह भी याद है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और देख लीजिए OF2 वैसे भी इस मूल बिंदु से दाईं तरफ की दूरी है, O से जो F2 पर आते हैं तो मूल बिंदु से दाहिने तरफ आ रहे हैं, तो ये स्मॉल f जो फोकस दूरी होगा वह धनात्मक होगा क्योंकि उत्तल लेंस है, तो इस OF2 के जगह पर स्मॉल f आ गया। फिर नीचे में क्या है OA डैश, O हो गया प्रकाशीय केंद्र, A डैश पर आपका प्रतिबिंब है, तो OA डैश यह प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, दाएं तरफ है तो प्लस भी रहेगा, भी बीच में माइनस है माइनस देंगे, OF2, OF2 देखिए कहाँ है, O हो गया आपको प्रकाशीय केंद्र, F2 पर फोकस, फिर वही बात उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, और देखिए O से जब F2 पर जाते हैं तो ये दाईं ओर जा रहे हैं, ये हो गया OF2, तो ये फोकस दूरी हो गया धनात्मक होगा, तो F दे देंगे, लेकिन ये माइनस पहले से समीकरण में है, ये एक लाइन बस समझिए, इसके बाद हम बस जोड़ घटाव गुना भाग का काम है, कुछ नहीं है। यह जो OA है तो O हो गया प्रकाशीय केंद्र, A पर वस्तु है,
तो प्रकाशीय केंद्र से जितनी दूरी पर वस्तु रहती है उसी को वस्तु की दूरी कहते हैं और वस्तु की दूरी को u से सूचित करते हैं, इसलिए इस OA के जगह पर u रखे हैं। लेकिन ये O से A पर जाते समय बाएं तरफ चलते हैं, तो मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है, इसलिए -u हो गया। बटे में है OA डैश, O हो गया प्रकाशीय केंद्र, A डैश पर प्रतिबिंब, तो मूल बिंदु से दाहिने तरफ चलना पड़ा, प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं, इसलिए इस OA डैश के जगह पर क्या रखे, v रख दिए। फिर है ऊपर में OF2, O प्रकाशीय केंद्र, F2 पर फोकस, तो प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल f से सूचित करते हैं। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, वैसे भी O से F2 पर जाते समय दाएं तरफ जा रहे हैं तो धनात्मक होगा, इसलिए OF2 की जगह +f हो गया। फिर है OA डैश, OA डैश, O प्रकाशीय केंद्र, A डैश पर प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी v होती है, दाईं तरफ है तो +v हो जाएगा। फिर इस समीकरण में माइनस है तो वो माइनस यहाँ लिख दिए। फिर क्या है OF2, O से F2 फोकस दूरी वही चीज, क्योंकि यहाँ भी OF2 का मान f हुआ था तो यहाँ भी OF2 है तो f होगा, लेकिन आप कहेंगे ये माइनस, तो माइनस समीकरण में था वो माइनस है। अब कुछ नहीं, इसको सिंपल कैलकुलेशन करना है, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं। देखिए कोना कोनी गुना करने में क्या होगा, -u को v से कीजिए, -uv, -u को -f से कीजिए तो +uf, अब v को f से कीजिए बराबर क्या हो जाएगा, vf। अब लिखेंगे प्रत्येक में uvf से भाग देने पर, ये टर्म है, प्रोसेस है। गणित में भी हम लोग कहते थे कई बार समीकरण को हल करते समय कि दोनों तरफ 2 जोड़ने पर या 2 से गुना करने पर, वर्ग करने पर, वर्गमूल करने पर, ये तरीका है कि प्रत्येक में uvf से भाग देंगे, -uv में भी देंगे, +uf में भी देंगे, +vf में भी देंगे। आइए देखिए यहाँ हम सब में क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, किससे, uvf से भाग देंगे। तो सबसे पहले ऊपर में कौन है, -uv, अब बटे uvf प्लस uf बटे uvf, अब बराबर है क्या, vf बटे uvf। देखिए क्या किए हैं, ये जो समीकरण आया -uv प्लस uf बराबर vf, तो -uv बटे uvf प्लस uf बटे uvf बराबर vf बटे uvf। अब देखिए ये uv जो था uv से कैंसिल हो गया, ये uf था तो यहाँ से u, यहाँ से f कैंसिल, इधर vf था तो ये vf कैंसिल। अब क्या बच गया उसको देखिए, या ऊपर में नहीं कुछ तो -1, नीचे में f बराबर, सॉरी बराबर नहीं प्लस, यहाँ हो गया 1 बटे v बच गया, ऊपर में तो कट गया, नीचे में v बचा और बराबर 1/u बचा। अब करना क्या है, u वाले को इधर ले जाना है, f वाले को इधर ले जाना है, तो इसलिए आपको जो लेंस सूत्र के लिए व्यंजक प्राप्त होगा 1/v, देखिए 1/v तो प्लस में ही है, बाएं तरफ LHS में है, ये 1/v हो गया। ये 1/u जैसे इधर आएगा तो -1/u हो जाएगा और बराबर 1/f। f जैसे इस साइड आएगा तो क्या होगा, वह प्लस में हो जाएगा, तो 1/v माइनस 1/u बराबर हो गया 1/f। यही है लेंस सूत्र, यही व्यंजक हम लोगों को आज के क्लास में प्राप्त करना था। तो इसी के साथ हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं। बहुत लंबा हो गया क्लास, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, अंत तक देखेंगे। यहाँ पर जो v है यह v हो गया प्रतिबिंब की दूरी, जो u है वह हो गया वस्तु की दूरी, और जो f है वह हो गया फोकस दूरी। इस तरह से ये जो लेंस सूत्र है थोड़ा सा लंबा था, इसलिए हमने इसको डिटेल में किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। जो लोग नहीं समझ पाए होंगे तो आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को बार-बार देखेंगे, कॉपी में बढ़िया से नोट करेंगे सारी बातों को, तो एकदम निश्चित रूप से सबको सरल हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगी।
अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, इसी लेंस सूत्र को अब हम लोग अवतल लेंस में प्राप्त करेंगे। तो तब तक आपसे हम विदा लेते हैं, और आप कम से कम 3 बार इसको रफ कॉपी में लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एक एक स्टेप को समझना है, चित्र को देख देख करके आगे बढ़ना है। और अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आवे तो आप हमें डायरेक्ट फ़ोन करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। और फ़ोन करने के लिए जिन लोगों के पास अभी तक नंबर उपलब्ध नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ़ोन नंबर 9931737348। तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके भी, जहां आपको समझ में नहीं आया कि सर ये कैसे प्रधान अक्ष और किरण बी एम समांतर हम नहीं समझ रहे हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू बटे ए डैश एफ टू नहीं समझ रहे हैं, जहां आपको दिक्कत हो आप कॉपी खोलिए और हमको इस नंबर पर फ़ोन कीजिए, उसी जगह पर तुरंत उसका समाधान हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि अब सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। बस इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको ये सूत्र समझ में आया होगा, बातें आपको सरल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, सभी लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।